तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे टेम्परेचर और वाटर के बारे में। हमने अभी देखा कि अर्थ के ऊपर हमें बहुत तरीके के टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके लिए कई सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में एक एक करके आगे इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि अर्थ के ऊपर जितने भी ये हमें हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं वो सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही नहीं बनते, बल्कि वहां पर बायोटिक फैक्टर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर भी हम हैबिटेट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर है और साथ ही हम सभी ये भी जानते हैं कि अर्थ के ऊपर हमें डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं टेम्परेचर के अंदर। यानी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर पर मैक्सिमम रहता है और उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स के टूवर्ड्स मूव करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। जब हम अर्थ में इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो हमें टेम्परेचर वेरिएशंस या चेंजेस फील होते हैं। क्या इसी तरीके से जब हम माउंटेन्स पर जाएंगे यानी माउंटेन के पीक या टॉप तक जाएंगे तब भी हमें टेम्परेचर वेरिएशन फील होंगे? हाँ कोमल, सिमिलर टेम्परेचर वेरिएशन हमें माउंटेन्स पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम माउंटेन्स के टॉप के टूवर्ड्स जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो जब ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज होने लगता है। इसी तरह हम यहाँ भी देख सकते हैं कि पोल्स के टूवर्ड्स टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन इक्वेटर पर ये टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे अर्थ के ऊपर एक्सट्रीम हैबिटेट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स या फिर ऐसे हैबिटेट्स जिन्हें हम कहते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ पर हमें एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यानी वो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में भी सरवाइव इजीली कर जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि फ्रॉग्स, लिजर्ड्स या फिर ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाते हैं। उन्हें हम कहते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स और इसके एग्जांपल्स हैं फिशेस, स्नेल्स या फिर कोरल्स। नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है वाटर। हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। पानी के बिना लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अर्थ के ऊपर हमें कुछ ऐसे हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं जहां पर पानी बहुत ही लिमिटेड रहता है। आपने बिल्कुल सही समझा है, ये होते हैं डेजर्ट बायोम्स। आपने देखा होगा कि डेजर्ट्स में पानी की कितनी किल्लत रहती है, यानी कितनी कमी होती है, लेकिन वहां पर फिर भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं और वहां पर सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सर्टेन अडेप्टेशंस रहती हैं, जिसकी मदद से वो वहां पर कम पानी में भी सरवाइव कर पाते हैं। साथ ही पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड करती है कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उन्हें तो कभी पानी की कमी महसूस ही नहीं होगी क्योंकि वो तो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। माना कि सारे ही एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पानी से घिरे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि जब हम पानी की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्वालिटी वाटर की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। यानी जो भी पानी वहां पर अवेलेबल हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ वाटर से हमारा क्या मतलब है कि वहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच और सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या रहता है। अगर वहां पर केमिकल्स बहुत ज्यादा होंगे या फिर पीएच एकदम एक्सट्रीम होगा या एकदम एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशंस होगा तो उससे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पानी में रहना मुश्किल हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हमेशा पानी अवेलेबल रहता है। अगर हम बात करें सॉल्ट कंसंट्रेशन की, तो ये हमारे इनलैंड वाटर्स में मिलती है अराउंड लेस देन 5 ppt,
यानी पार्ट्स पर 1000। और सी वाटर की अगर हम बात करें तो वो रहती है 30 to 35 रेंज में। और अगर हम बात करें हाइपर सलाइन वाटर की तो यहाँ पर रेंज होती है मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000। हम सैलिनिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज को टॉलरेट कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरी हैलाइन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही टॉलरेट कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टीनो हैलाइन। जो भी ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं उनके लिए मराइन वाटर में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह जो भी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए फ्रेश वाटर में रहना मुश्किल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मराइन की तरफ नहीं जा सकते या फिर वहां बहुत देर तक नहीं रह सकते। इसी तरह जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश वाटर में ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर सकते। और इसका क्या रीजन होता है कि उन्हें वहां पर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये मछलियां जो हैं ये आराम से इस फ्रेश वाटर में रह रही हैं। फ्रेश वाटर से मतलब है कि यहाँ पर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। तो अब इन सभी मछलियों को इस पानी में रहने की आदत पड़ चुकी है, साथ ही जो इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो भी इसी हिसाब से अडेप्टेड है। तो अब अचानक से अगर ये मराइन वाटर की तरफ चली जाएंगी जहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है, तो वहां पर ऑस्मोसिस की वजह से पानी जो है उनकी बॉडी से निकलकर बाहर जा सकता है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में ज्यादा है और कंपैरेटिवली उनके एनवायरनमेंट में कम है, तो इसलिए उनके बॉडी सेल से वाटर रिलीज आउट होने लगता है बाहर की तरफ, और इनकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो वहां पर श्रिंक हो सकते हैं या फिर इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। और वहीं अगर ये मराइन ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर की तरफ आएंगे तो अगेन ये भी अडेप्टेड थे अपने एनवायरनमेंट से। अब क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है तो जो एनवायरनमेंट इन्हें पहले मिल रहा था वहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी उनके एनवायरनमेंट में। अब जो एनवायरनमेंट इनको मिला है वहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहने वाली है इनके सराउंडिंग में, और क्योंकि ये पानी इनके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है तो वो पानी ऑस्मोसिस से इनकी बॉडी के अंदर मूव करने लगता है, और इनकी बॉडी जो है वो ब्लोटेड भी हो सकती है। ब्लोटेड यानी कि पानी वहां पर बहुत ज्यादा आ जाएगा और इनके सेल्स जो है वो स्वेल कर सकते हैं। तो इन दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जब अपना हैबिटेट छोड़कर दूसरे तरह के हैबिटेट में जाना पड़ता है जहां पर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशंस काफी डिफरेंट होती हैं, तो इनकी बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं।